Hello everyone, our today's topic is the voice. Voice means in हिंदी वाच्य। वाच्य तो आज हम लोग जो है वॉइस के बारे में सीखेंगे। वॉइस को कहते हैं वाच्य और ये दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। One is active voice and the second one is passive voice. Active voice means कर्तृवाच्य, passive voice means कर्मवाच्य. Now we need to know what type of sentence can be seen as active voice and what type of a sentence can be seen as passive voice. So किस प्रकार का सेंटेंस एक्टिव कैसे होता है, पैसिव कैसे होता है। जैसा कि शब्द से ही क्लियर हो रहा है, कर्तृवाच्य जिसमें कार्यकर्ता किया हो वो एक्टिव वॉइस होता है और जिसमें कार्य कर्म के द्वारा किया गया होता है वह पैसिव वॉइस होता है। ठीक ना। जैसे अभी कहा जाए कि ही killed Mohan. This sentence is in active voice because in this sentence subject is he and the work done is killed. जो वर्क हुआ मारने का हुआ है, तो इसका मीनिंग है कि उसने मोहन को मारा, अर्थात जो सब्जेक्ट है ना उसके द्वारा मारने का कार्य हुआ है। ठीक ना। और अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से नोट कर देते हैं, ही वॉज किल्ड, तो इसकी मीनिंग बन जाता है कि उसको मारा गया, उसको मारा गया। तो इस सेकंड सेंटेंस इज पैसिव वॉइस एंड द फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस। अंडरस्टूड। सो if someone asks the definition of active voice, we can define a voice in which subject is prime is called active voice and a voice in which object is prime is called passive voice. Understood? अब हमको ये देखना है, जैसे हर सेंटेंस का पैसिव नहीं बन पाता है। और एक चीज जानना कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रॉम लोअर क्लासेस अप टू कॉम्पिटिटिव क्लासेस, दिस इज सच टाइप ऑफ अ टॉपिक विच ईच एंड एवरीवन हैज टू स्टडी। अंडरस्टूड। So all types of sentences cannot be changed from active to passive. What type of sentences can be changed? Let us see. As तीन चीजों का होना, जैसे कहा जाए कि राम राइट्स आ लेटर। देखिए उसी सेंटेंस का पैसिव बनता है जिसमें तीन चीजें होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तीन चीजें कौन कौन। एक तो सब्जेक्ट का होना जरूरी है, दूसरा वर्ब का होना जरूरी है और तीसरा आप लोगों का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। उसी सेंटेंस का पैसिव जैसे आप लोग बुकों से पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि इंट्रांसिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है, अर्थात इस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दो तो राम राइट्स का पैसिव नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि उसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है जिसमें तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस चीज को माइंड में अपना रख लेना। और इनका रोल उसी प्रकार से है जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये मानव की मूलभूत जरूरतें होती हैं।
इसमें से अगर एक भी का अभाव हो जाए तो जीवन कठिन बन जाता है, जीवन जीना कठिन हो जाता है। उसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में से किसी एक को रिमूव कर दिया जाए और आपसे कहा जाए भैया पैसिव में चेंज कर दो, तो इसे पैसिव नहीं बदला जा सकता है, ठीक ना। और ये भी है चेंज करने का तरीका, एक्टिव से पैसिव में बदलने का क्या तरीका है। तो देखो इसमें क्या होता है कि एक्टिव में तो सब्जेक्ट प्राइम होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट को प्रधानी मिलती है, प्राइम उसको बनाया जाता है। तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय सबसे पहले हम लोग टेंस पहचानेंगे कि जिस सेंटेंस को चेंज करना है एक किस टेंस में है। तो जैसे देखिए यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण वर्ब में यस जोड़ करके इसको भी सिंगुलर बनाया गया है। ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही देखने को मिलता है। और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव बदलने कहा जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ठीक नीचे पड़ता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को ले लिया जाएगा। तो चेंज करने का तरीका क्या होगा, सर्वप्रथम हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट अ लेटर है, इस ऑब्जेक्ट को ला करके सब्जेक्ट बना देंगे, अ लेटर को स्टार्टिंग में लिख दिया जाएगा। इसी के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर इज का यूज करें कि एम का यूज करें कि आर का यूज करें। काफी लोग मैंने देखा इसके अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो देखो यहां पैसिव में ना इसका चलेगा, जो ऑब्जेक्ट आकर के सब्जेक्ट बन रहा है ए सब्जेक्ट है, यहां पर हीरो ए है और एक्टिव में हीरो राम था, राम का चलता था और यहां पर आ लेटर का चलेगा। आ लेटर सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर के साथ इज का यूज हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, कभी कोई भी कहता है किसी भी सेंटेंस को कहता है कि इसको पैसिव में चेंज कर दीजिए, तो पैसिव का मतलब ही होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, इसीलिए यहां पर राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। ओके, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज किया जाता है। बाई के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट आपका है, जैसे सब्जेक्ट राम है, राम को ले जाकर के हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब इस तरह से इस सेंटेंस का पैसिव बन गया। पैसिव कहने का मतलब जैसे राम राइट्स अ लेटर, जो इसकी मीनिंग है कि राम पत्र लिखता है, और चाहे कह दो कि पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। बोथ सेंटेंसेस हैव सेम मीनिंग बट देयर इज डिफरेंस इन बिटवीन दियर फॉर्म्स। अंडरस्टूड? मीनिंग सेम है, रूप में अलगाव है। ठीक, तो इसको हम लोग किसी सेंटेंस को दो रूपों में प्रकट कर सकते हैं, एक एक्टिव में एक पैसिव में, बिना मीनिंग बदले हुए। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे ये होता है कि कितने टेंस का पैसिव बनता है, ठीक ना। तो वैसे तो कहा जाता है कि 8 टेंस का ही पैसिव बनता है। टोटल आप लोग जानते हैं कि कुल मिलाकर के 12 टेंस बनता है। प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4, ठीक ना। और 12 में ये बोला जाता है कि सिर्फ 8 टेंसेस का पैसिव बनेगा और 4 का नहीं बनता है।
ठीक ना। तो 4 8 कौन कौन से टेंस हैं जिन 8 का बनता है और वो कौन कौन से जिन 4 का पैसिव नहीं बनता है। तो हमेशा याद रखना, इसके लिए एक्टिव पैसिव सीखने के लिए आप लोगों को टेंस की हेल्पिंग वर्ब अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। विदाउट हेल्पिंग वर्ब we cannot learn how to change a sentence from active to passive voice. Understood? So देखिए, जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बी या बीन सम्मिलित होगा, अंडरस्टूड, उस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। इस तरह से हम लोग अगर देखते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में जिक्र करते हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज, इसमें बी नहीं है, इसका पैसिव बन जाएगा। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इज एम आर, इसका भी पैसिव बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का हैज हैव, इसका भी पैसिव बन जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हैज बीन हैव बीन होता है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, पैसिव बन जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस का वाज वर होता है। पास्ट परफेक्ट का हैड होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हैड बीन होता है, इसमें भी बीन आ गया, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। इसी प्रकार से अगर फ्यूचर टेंस में चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल विल है, चेंज हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल बी विल बी, इसमें बी आ गया, इसका पैसिव नहीं बनेगा। और फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव विल हैव, पैसिव में बदल जाएगा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन विल हैव बीन होता है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, तब आपको ये समझना होगा कि सबसे अच्छी ग्रामर की बुक रेन एंड मार्टिन की मानी जाती है। उसमें दिया गया है कि जो 4 टेंस को जो है अलग कर दिया जाता है कि इन 4 टेंसेस का पैसिव नहीं बनेगा। उस बुक में बताया गया कि इनका भी पैसिव बन जाता है। ओके, तो इनका पैसिव मैं लास्ट में बताऊंगा कि इनका भी पैसिव बनाना संभव है, ठीक ना। तो कैसे बने, लेकिन अभी आप यही मानते चलो कि 8 ही टेंस का पैसिव बनता है। 4 तो उसमें से 12 में से 4 को हटा दो तो 8 बनता, उसी 8 टेंस का ही पैसिव बनेगा। और एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं आप लोगों को नोट करवाना चाहूँगा। और वो पॉइंट्स कौन कौन से, यही 5 पॉइंट्स अगर आप लर्न कर लेंगे तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करना आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। जैसे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। अंडरस्टूड। सेकंड पॉइंट, उस सेंटेंस को देखो जिसे पैसिव में बदलने को कहा गया है। अगर वो सेंटेंस जो है जिस टेंस में है, ठीक ना, जिस भी टेंस में है उसी टेंस के ठीक नीचे वाले पार्ट की, कहने का मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट में है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
और इसके बाद दो कंटिन्यूअस मिलते हैं। समझना, जैसे एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, जैसे अभी कहा जाए ही इज डूइंग इट, एक कंटिन्यूअस है। तो जब कंटिन्यूअस को पैसिव में चेंज करने कहा जाता है तब इसमें किसी अन्य टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, इसमें इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी और सिर्फ जो है बाहर से बीइंग को बुलाकर यूज कर देते हैं, बीइंग का यूज कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से दो टेंस मिलते हैं, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में बदलते समय इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस को जब पैसिव में बदलते हैं तो वाज बीइंग, वर बीइंग का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब याद रखना, हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलना है। अगर सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहने देना है और सिर्फ जो है बाहर से हम लोगों को बीइंग बुला लेना है और आगे सारा तरीका उसी तरह से है जैसे ऑब्जेक्ट को ला करके सब्जेक्ट बनाएंगे, इसी नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे इज एम आर, और इसी के साथ में बीइंग का यूज कर देंगे बीइंग, और डू का थर्ड फॉर्म डन, इसी बात बाय, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो इट इज बीइंग डन बाय हिम, चाहे बोलो कि वह इसे कर रहा है, ही इज डूइंग इट, और चाहे कह दो इट इज बीइंग डन बाय हिम, यह उसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक। और एक टेंस वाली बात रहेगी। इसके बाद मेन वर्ब का तीसरा पॉइंट आपका बनेगा कि पैसिव में बदलते समय मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करने के बाद तुरंत बाई का यूज करते हैं और बाई के बाद जो आप सब्जेक्ट रहता है उसे ले जाकर के ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक ना। अब एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, जैसे है सी रोट मी a letter. Suppose this sentence has been asked in our exam. तो what will be its passive form? तो इसका पैसिव क्या होगा? मान लीजिए ये सेंटेंस पैसिव में बदलने को आ गया, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जिस सेंटेंस को पैसिव बदलना है उसमें टेंस रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसमें कौन सा टेंस है। तो देख रहे हैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मिलता है या नेबर का यूज हुआ रहता तब सेकंड फॉर्म मिलता है। तो कुल मिलाकर के वर्ब बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। और पास्ट इंडेफिनिट को जब पैसिव में बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, डिड का यूज नहीं करना है। हम लोगों को ना पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस आप लोगों ने टेंस में पढ़ा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस के घर चलना पड़ेगा और पास्ट कंटिन्यूअस के घर जा करके ना उससे हेल्पिंग वर्ब की मांग करना पड़ेगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर। क्या होता है? वाज या वर। तो इसमें वाज या वर का यूज करेंगे। अब इसके बाद आप लोग सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और हम लोग देख रहे हैं एक सी सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, आ लेटर भी ऑब्जेक्ट है। हियर वी आर वाचिंग
that there are two objects. अंडरस्टूड? यहां पर दो ऑब्जेक्ट आया है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? इसको पैसिव चेंज करते समय लोग क्या करते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट को सोते, दो ऑब्जेक्ट है दोनों को लाके सब्जेक्ट बनाने लगते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, एक ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा, चाहे सजीव ऑब्जेक्ट को ले जाकर के सब्जेक्ट बना दो और चाहे निर्जीव ऑब्जेक्ट को ले जाकर के सब्जेक्ट बना दो। लेकिन एक शर्त है, अगर आप सजीव को ले जाकर के सब्जेक्ट बनाएंगे, तब इस निर्जीव ऑब्जेक्ट को लिखते समय वर्ब के बाद में ही लिखेंगे, लिखते समय और किसी अन्य प्रीपोजिशन वगैरह का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर निर्जीव को ले जाकर के सब्जेक्ट बनाते हैं तो वर्ब के बाद सजीव ऑब्जेक्ट को उतारते समय सजीव के पहले टू का प्रयोग करना पड़ता है। इस चीज को ध्यान देना। कभी अगर एग्जाम में आ जाता है तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है। एक तो सजीव ऑब्जेक्ट, दो प्रकार का ऑब्जेक्ट आप लोगों ने देखा होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इन्हीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है सजीव और निर्जीव के रूप में जो है पहचाना जाता है। तो इसमें हम पहले जो है सजीव ऑब्जेक्ट को ला करके सब्जेक्ट बना करके देखते हैं। जैसे मी सजीव ऑब्जेक्ट है, इससे ला करके सब्जेक्ट बना दिया, तो आई का सब्जेक्ट होता है, नहीं मी का सब्जेक्ट होता है आई, ठीक। और आई के साथ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब चलती है वाज, आई वाज। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया और एक ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के बाद में ही लिखेंगे आ लेटर। और क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है मेन वर्ब के बाद में ही आता है, चाहे सेंटेंस एक्टिव हो या पैसिव हो, इसीलिए मेन वर्ब के तुरंत बाद में ही बच्चे मतलब अगले ऑब्जेक्ट को उतारेंगे और इसी के बाद आई बाई लिखेंगे। और यहां पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है सी और सी को ले जाएंगे यहां पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए सी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी ऑब्जेक्ट के कुर्सी पर बैठने जा रही है, इसलिए सी का ऑब्जेक्ट जो होता हर, यहां पर हर लिखा जाएगा, ठीक। कभी कभी इसका पैसिव इस तरह से मिलता है एग्जाम में, या कभी कभी इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, जो निर्जीव ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, उसको ला करके क्या बना देंगे सब्जेक्ट। तो निर्जीव ऑब्जेक्ट कौन है? आ लेटर, आ लेटर लिख लिया। आ लेटर सिंगुलर है, इसके साथ में भी वाज चलेगा। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन ही होगा। इसके बाद सजीव ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सब्जेक्ट नहीं बनाया, सजीव ऑब्जेक्ट यहां पर बचा है। तो अब सजीव ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के बाद में उतारते समय इसके बाद में, इससे पहले हम लोगों को टू का यूज करना पड़ेगा, टू मी, और इसके बाद बाई और सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। इसी बात को ध्यान देना है कि अगर निर्जीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सजीव ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद में लिखते समय इससे पहले टू का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक ना, क्योंकि सजीव ऑब्जेक्ट, सजीव का मतलब जिसमें होता है जान, ठीक ना। तो जानदार चीजें हमेशा सोचती हैं कि मेरा स्थान आगे ही रहे, और इसको अगर हम आगे स्थान नहीं देते तो ये गुस्सा कर जाता है। तो इसलिए इसको समझाने के लिए कहा जाता है भैया आप पीछे रहो, आपको टू मिल जाएगा, और जब इसको टू मिल जाता है खुश हो जाता है, ठीक। अब अगर सजीव को आगे ला करके सब्जेक्ट बना ही दिया जाता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको तो पहला आगे फर्स्ट स्थान मिल ही गया है, तो इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ना। इतनी चीजों को हम लोगों को ध्यान देना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज। और इसको सही से देखा जाए तो टेंस वाइज हम लोगों को पढ़ना है। जैसे सबसे पहले
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इसी प्रकार से जो 8 टेंसेज आप लोगों को बताया हूं, 8 टेंस का एक एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आप लोगों के सामने जो है लिखता हूं। जैसे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप लोग नोट भी कर सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। टेंस पढ़ते समय आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस सीखा होगा, निगेटिव सीखा होगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव भी देखा होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो इसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर भी लिख दे रहा हूं। अगर इसको भी आप लोग लर्न कर लेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर इसका क्या है, जैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो एज सब्जेक्ट सबसे पहले ला लिया जाता है, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। इसी के तुरंत बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, एम या आर आएगा। इसी के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद बाई का यूज होगा। बाई के बाद में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इसके बाद अगर अदर वर्ड बचता है, अन्य शब्द आए होते तो इनको अंत में और उसके बाद फुल स्टॉप का यूज कर देंगे, ठीक। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग नोट कर लेते हैं और इसको थोड़ा लर्न कर लेते हैं तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव आएगा तो इसी स्ट्रक्चर के आधार पर पैसिव में चेंज हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलकर। जैसे है मोहन हेल्प्स द पुअर, ठीक। इसी सेंटेंस को मान लीजिए पैसिव में बदलना है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो टेंस पहचानो। बिना टेंस के हमेशा टेंशन बना रहेगा, इसलिए टेंस का ज्ञान रहेगा तभी हमको ग्रामर में कुछ भी चेंज करना होगा, अच्छी तरह से समझ में भी आएगा, ठीक। तो टेंस देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। सबसे पहला काम टेंस पहचानना, उसके बाद सेंटेंस देखना है अफर्मेटिव है। और पैसिव में बदलने का रूल होता है कि सबसे पहले अटैक हमको ऑब्जेक्ट पर करना है, ठीक। और ये भी ध्यान देना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, तभी इसका पैसिव बन पाएगा। और ऑब्जेक्ट को ला करके तुरंत सब्जेक्ट बना देना है। तो हियर इन दिस सेंटेंस द पुअर एज सब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं एज ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नॉट सब्जेक्ट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लाके सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे तो द पुअर आगे आ गया, ठीक। अब द पुअर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज एम आर लगेगा पैसिव चेंज करते समय। आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं। उसके बाद अब एक क्वेश्चन आता है कि इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा। तो आप लोग देखिए द पुअर ये सिंगुलर है या प्लूरल है।
अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं, द पुअर को सिंगुलर मान बैठते हैं, जबकि द पुअर यहाँ पर प्लूरल है, या पुअर के पहले अगर द लगा रहता तो इसको प्लूरल बहुवचन माना जाता है, तो बहुवचन के साथ आर यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी आर लगेगा, द पुअर आर। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, क्योंकि पैसिव का मतलब ही होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसी वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज करेंगे, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है इसको ले जा करके ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो इसका पैसिव बनेगा द पुअर आर हेल्प्ड बाई मोहन। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पैसिव में चेंज करना है, तो ठीक इसी तरह से चेंज किया जाएगा। ओके, और एक दो एग्जांपल्स और हम लोग देखते हैं जो अक्सर जहां पर मिस्टेक्स हो जाते हैं, जैसे है सी लुक्स आफ्टर मी। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम लोग सोचते क्या है कि सी सब्जेक्ट है, लुक वर्ब मान लेते हैं, आफ्टर को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक ना, मी को कॉम्प्लीमेंट मान लेते हैं। और हमेशा याद रखना, ये जो लुक आफ्टर है एक फ्रेजल वर्ब है। कौन सी वर्ब है? फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब मीन्स होता है अ वर्ब विच हैज प्रीपोजिशन आफ्टर इटसेल्फ। मतलब जैसे कुछ वर्ब होती हैं अपने बाद में कोई प्रीपोजिशन ले लेती हैं, और लेकिन इनकी जो मीनिंग होती है, मतलब दिखते तो ग्रुप में है, एक जो है फ्रेज के रूप में दिखती है, लेकिन काम करती है फाइनाइट वर्ब का। तो जैसे लुक के बाद आफ्टर आ जाता तो इसकी मीनिंग हो जाती है देखभाल करना। लुक के बाद फार का यूज हो जाता है, तो इसका मतलब होता है खोजना। तो प्रीपोजिशन आ जाने से इसकी मीनिंग एकदम अलग है। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे सेंटेंस को पैसिव बदलते समय लोग आफ्टर को जो वर्ब के तुरंत बाद में आया हुआ प्रीपोजिशन होता है उसको हटा देते हैं। सोते बाई आर आ थर्ड फॉर्म के बाद आफ्टर क्यों आएगा, दो दो हेल्पिंग मतलब दो दो प्रीपोजिशन कैसे लगेगा। या कुछ लोग क्या करते हैं, इस आफ्टर को बाद में लिख देते हैं। तो हमेशा याद रखना, ये आफ्टर वर्ब के साथ है, वर्ब के साथ में ही रहेगा, ठीक ना। चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव में, अगर दूर कर देंगे इसको या हटा देंगे इसको तो लुक का मीनिंग हो जाएगा देखना। या एक्टिव वॉइस में लुक आफ्टर है और पैसिव में केवल लुके का यूज कर देंगे तो लुक आफ्टर के होने का मतलब है देखभाल करना और लुक का मतलब हो जाएगा देखना। तो मीनिंग में डिफरेंस आ जाएगा, और मीनिंग में डिफरेंस आ गया तो जान लीजिए आपका एक पैसिव नहीं बन पाया है। क्योंकि पैसिव का मतलब होता है कि ऐसे बदलो भाव ना बदले, मीनिंग ना बदले। अगर मीनिंग बदल गया तो जान जाओ कि आपने एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज कर पाया है। अब देखो पैसिव चेंज करते समय ऑब्जेक्ट इसमें मी है, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे आई होगा, आई के साथ में एम लगेगा, लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड होगा, और आफ्टर लुक के बाद है, लुक के बाद में ही लिखा जाएगा आफ्टर। और इसके बाद जो नियम है जैसे बाई बताया गया बाई लगेगा, और सब्जेक्ट सी है, इसका ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा अंत में फुल स्टॉप। आई एम लुक्ड आफ्टर बाई हर। अब देखिए मीनिंग नहीं चेंज हुआ, चाहे कह दो कि वह मेरी देखभाल करती है, और चाहे कह दीजिए कि मेरा उसके द्वारा देखभाल किया जाता है। बोथ हैव सेम मीनिंग, बोथ हैव सेम मीनिंग। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आता है जहां
हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जिसको चेंज नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा फ्रेजल वर्ब वाला अगर सेंटेंस मिलता है तो इसको इसी तरह से चेंज किया जाएगा। इसी के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर निगेटिव रहेगा तो इसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, तो इसमें निगेटिव का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। किसी एक टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग लर्न कर लेना, वही स्ट्रक्चर लगभग सारे टेंसों में लगेगा, सिर्फ वही हेल्पिंग वर्ब में अंतर रहेगा, क्योंकि हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अपनी अलग अलग होती है ना। तो निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, इसमें भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, एज सब्जेक्ट, एज मीन्स होता है के रूप में, सब्जेक्ट मीन्स होता है सब्जेक्ट के रूप में। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ए इज एम आर नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, नए पुराने के चक्कर में पड़े रहो, ठीक। नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज होगा। और निगेटिव रहेगा तो नॉट भी आएगा, और नॉट किस जगह पर लगेगा आप लोगों को पता है। निगेटिव सेंटेंस अगर रहता है तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही यूज होता है, तो नॉट यहां पर लग जाएगा। इसी के बाद जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म होगा, इसके बाद बाई लगेगा, बाई के बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड बचता था अदर वर्ड, और अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस मिलता है और पैसिव में चेंज करने को कहा जाता है, तो ठीक इसी स्ट्रक्चर पर रख करके हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। यू कैन नोट दिस स्ट्रक्चर on the sheet of your copy also, and I am going to see one example based on this structure. Let us take one sentence in negative form. He does not help हर। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट आया है, निगेटिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट को देखेंगे, हर है, हर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर का सब्जेक्ट होता है शी, सी के साथ में इज लगेगा, नहीं तो डज उतार लो, क्योंकि जिस टेंस में रहता है उसी टेंस के नीचे वाले पार्ट की सहायक क्रिया लगती है। नॉट है, नॉट लग जाएगा। पैसिव का मतलब आप लोगों को बताया हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद कर लेना, बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बन पाएगा, ठीक ना। हेल्प्ड, इसके बाद बाई, और सब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोनाउन में मतलब किस सब्जेक्ट रूप क्या होता है, ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है। ऐसे ओरली मैं बोल दे रहा हूं, जैसे ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, इट का ऑब्जेक्ट इट, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। और यही ऑब्जेक्ट अगर जब सब्जेक्ट बनने को आता है, जैसे दे है, देम है तो दे, अस है तो वी, ठीक। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप आप लोगों को पता होगा। अगर नेम रहता है तो नेम का रूप वही रहेगा, जैसे शुरू में राम है तो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो राम है रहेगा, ठीक। इस चीज को भी ध्यान देना है। तो अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है तो इस तरह से चेंज होगा, और चाहे कह दो कि वह उसकी सहायता नहीं करता है, और चाहे कह दी उसकी सहायता उसके द्वारा
नहीं की जाती है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। ये एक्टिव पैसिव एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है रूपांतरण, सेंटेंस के रूप को बदल देना, भाव ना बदले, ठीक ना। मतलब किसी सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में उसका बिना मीनिंग बदले बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ओके, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसको कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, तो नोट कर सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। स्ट्रक्चर इसका भी देख लो। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ये आप लोग फर्स्ट टाइप पहले सीखेंगे। फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब शुरू में मिलेगा, जैसे रहेगा डस राम ब्रिंग अ बुक, अंत में क्वेश्चन मार्क। जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, वो इंट्रोगेटिव होता है, ठीक ना। और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। इसकी हिंदी निकालते समय इस हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या का यूज किया जाता है, तो डज राम ब्रिंग अ बुक का मतलब क्या राम पुस्तक लाता है, इसे पैसिव में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव में बदलने कहा जाता है तो आप लोगों को पता है किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, बताइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आएगी, ईजेएमआर आएगा। और ईजेएमआर कहां पर आएगा, शुरू में ही आएगा। क्यों शुरू में आएगा, क्योंकि डज शुरू में है, ठीक। अब यहां पर ईजेएमआर लिखना है, लेकिन अब आप लोगों की माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इज का यूज करूं कि एम का कि आर का। एक क्लियर होगा भैया ऑब्जेक्ट को देखने के बाद। यहां पर जो भी वर्ब लिखा जाएगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि पैसिव में बदल रहे हो। पैसिव में एक्टिव का ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बनता है, तो इसीलिए इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट आकर के बनेगा, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो वो सिंगुलर है तो इज लिख लेंगे, अगर वो प्लूरल होता तो आर लिख लेते, और अगर मी होता तो एम लिख लेते। सिंगुलर है इसलिए इज हो गया। इज एम आर लिखने के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट को तुरंत ला करके सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इज आ बुक। और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है, BROUGST। अब इज आ बुक ब्रॉट और इसी के बाद में बाई लग जाएगा और राम सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिया जाएगा। तो चाहे कह दीजिए क्या राम पुस्तक लाता है, और चाहे कह दीजिए क्या पुस्तक राम के द्वारा लाया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर ऐसे नोट कर लीजिए, सबसे पहले इज एम आर आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन वर्ड अदर वर्ड है, अदर वर्ड नहीं क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसमें भी है। ये आप लोगों का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। अब एक हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप भी सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में होता क्या है कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया होता है। ये आप लोगों का सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, ठीक ना। जैसे व्हाई डू यू कॉल मी, मी देख लो, व्हाई डू यू कॉल मी, ठीक। जैसे तुम मुझे क्यों बुलाते हो, इट डू डस
और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डू है, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद में आया, तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो भी इसकी स्टार्टिंग में WH क्वेश्चन वर्ड है। तो अगर इंग्लिश सेंटेंस के स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से हुआ रहता है तो इसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। जैसे व्हाई है तो व्हाई उतर जाएगा, व्हेन होता व्हेन उतर जाता, हाउ होता हाउ उतर, अर्थात जो भी क्वेश्चन वर्ड रहता है ज्यों का त्यों उतर जाता है, तो व्हाई का व्हाई उतर जाएगा। इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आएगी, वो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ आके सब्जेक्ट बनने वाला है। मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई साथ एम लगता है इसलिए एम हो जाएगा। उसके बाद मी को लाके सब्जेक्ट बनाएंगे आई, वाई एम आई, और इसी के बाद काल का थर्ड फॉर्म काल, बाई, और सब्जेक्ट यू है, इसका ऑब्जेक्ट यू ही होता, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर, और इसके बाद ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, और इसी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। और इसी के बाद मैं टेंस वाइज, जैसे इस पार्ट में आप लोगों को मैं एक्टिव पैसिव के बारे में बताया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप को कैसे चेंज किया जाता है उसको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पैसिव में बदला जाता है उसको लेकर के मिलूंगा। थैंक्स।